वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज बात करेंगे हम लोग हिंदी के पेडागोजी का, जो आपके सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीटेट में हिंदी पेडागोजी का सवाल थोड़ा सा लेवल का रहा है इस बार 2022 के ऑनलाइन मोड में जो हुआ था। तो आपको हिंदी पेडागोजी पर स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपको आउट ऑफ 15 लाना है तो आपको हिंदी पेडागोजी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा हिंदी पेडागोजी के लिए। तो हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को लेकर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में सरूत लेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। तो जगबीर कोई टीचर है, वो अपने बच्चों को सरूत लेख मतलब सुन के लिखने के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों में किस क्षमता का विकास करेगा। देखिए, सुन के लिखना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए लेखन एवं श्रवण, श्रवण एवं लेखन, पठन एवं लेखन, श्रवण एवं पठन। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, श्रुत लेख है, सुनकर लिखना, देखिए पता चल रहा है, तो श्रवण एवं लेखन ऑप्शन बी। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता क्या कहलाती है? मतलब ऐसे बच्चे जिसे पढ़ने में कोई परेशानी हो, किसी चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे हों, या पढ़ता है तो पढ़ने में गलतियाँ हो रही है, तो इसको क्या बोला जाता है? इंग्लिश में डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया बोला जाता है। हिंदी में इसी को क्या बोला जाता है? पठन वैकल्य, ऑप्शन बी। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुश्री प्रवीण की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री प्रवीण डैश अनुसरण कर रही है। तो सुश्री जो कोई टीचर है, वो अपने कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों मतलब अधिकतर विद्यार्थियों, ज़्यादा विद्यार्थियों से वो अपेक्षा क्या करती है कि उनके पीछे पीछे दोहराएं। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहेंगे? देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए में है कि अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति एवं ड्रिल का, अपनी दूसरा में है कि अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, 3 में है अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल का, और चौथा है अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का। तो क्या कर रही है? वो खुद पढ़ रही है और पीछे पीछे बच्चों को पढ़ा रही है, या पीछे पीछे पढ़ने के लिए बोल रही है। तो ये क्या कर रही है? अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति करा रही है और ड्रिल भी करा रही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, सस्वर पठन गतिविधियाँ डैश है। मतलब सस्वर पठन मतलब पढ़ना, मतलब एक लगातार। तो सस्वर पठन किसको बोलेंगे? जब आप ये शुरुआती लेवल में, प्राथमिक लेवल के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब आप पढ़ने के साथ अर्थ को समझ रहे हैं, अर्थ को का ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको सस्वर पठन बोला जाता है। यानी स्वर के साथ अर्थ का ग्रहण करना, उसको बुलाता है सस्वर पठन। ये प्राथमिक बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा होता है। और जहाँ भी पढ़ने की बात आएगी, वहाँ आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अर्थ, पढ़ने का मतलब है कि बच्चे अर्थ को समझ पा रहे हैं। तो ऑप्शन ए में है कि पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। बिल्कुल सही है कि सस्वर पठन किन के लिए लाभदायक होता है? जो बच्चे पढ़ने के लिए शुरू करते हैं, यानी स्वर के साथ अर्थ को समझना, इसको बुलाता है सस्वर पठन। तो एक सही है। और 2 में है पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, उसका जस्ट अपोजिट है। स्वर पठन आपको ध्यान रखना है कि स्वर के साथ अर्थ का ग्रहण करना। तो ये किन के लिए फ़ायदा होगा? शुरुआत जब कोई भी बच्चा शुरू करता है पढ़ने के लिए। 3 में केवल लगा है, इसको हटा देना है। 4 में है पठन के उच्च स्तर तक पहुँचे गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। लाभदायक है, क्योंकि बच्चे उच्च स्तर में कब पहुँचेंगे? नीचे से ही ना पहुँचेंगे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? मतलब डायग्नोस्टिक जो शिक्षण है, वो किस स्थिति में दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं। ऑप्शन 2 है विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं। नंबर 3 विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं। और नंबर 4 में है कि विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए, इसमें उपचारात्मक किसको बुलाता है? जब बच्चे किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको अपनी शिक्षण विधियां बदल कर जब पढ़ाते हैं कि चलिए इस शिक्षण विधि से बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम अपने जो है लर्निंग मेथड को बदल दें।
तो कब पढ़ाते हैं? जब बच्चे समझ नहीं पा रहे चीज़ों को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? मतलब बच्चे जो पहली भाषा को अपना ग्रहण करते हैं, एक्यूज करते हैं, उसके लिए कौन सा सही है? पहला है, ये प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। तो आपको पता होगा कि बच्चे जब अपनी पहली भाषा को, अपनी मातृ भाषा को, मदर टंग को सीखते हैं तो क्या करते हैं? एकदम प्राकृतिक रूप से अवचेतन के द्वारा सीखते हैं, इनफॉर्मल तरीके से सीखते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो मदर टंग के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती है नहीं। प्रथम भाषा अर्जन के लिए अनौपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती है, मतलब कि कोई निर्देश नहीं चाहिए, बच्चा ऐसे ही भाषा को सीख लेता है। और नंबर 4 में, ये बच्चे के सचेत प्रयास नहीं, ये असचेत के द्वारा बच्चे अर्जित करते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में जटपीडी बोला जाता है। विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? ये जो जटपीडी है ये किससे संबंधित है? तो जटपीडी दिया किसने था? इस थ्योरी को, जटपीडी को दिया था वाइगोत्स्की साहब ने। और वाइगोत्स्की साहब का थ्योरी किस पर बेस्ड है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य, ये अभियान है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे, देखिए ये सवाल NEP 2020 से है। NEP 2020 में इस चीज़ को स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि निपुण भारत अभियान में, कि जैसे कि वो फॉर्मूला है 5+3+3+4। इसमें जो पहले के 5 साल है, इसमें क्या होता है कि पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल बच्चे प्री प्राइमरी स्कूल में होते हैं। और तीसरा साल के बाद चौथा और पाँचवा साल में बच्चे कहाँ होते हैं? चौथा और पाँचवा साल में बच्चे 1 क्लास और 2 क्लास में होते हैं। यानी जब बच्चे 1 क्लास 2 क्लास को पार करके क्लास 3rd में आए तो उसके अंदर क्या पठन तथा लेखन की क्षमता का विकास हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, यानी कक्षा 3 में जब पहुँच जाए बच्चा तो उनके अंदर पठन तथा लेखन की निपुणता अवश्य हो जानी चाहिए। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है? तो लैंग्वेज में सबसे जो छोटी अर्थपूर्ण इकाई, जैसे अ, क, ख, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको, ये बहुत ही आसान सा और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सोनिम बोला जाता है। ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब शिशु 2-3 महीने की आयु में शोर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? बच्चे क्या करते हैं? शोर ध्वनियाँ बोलने लगते हैं। तो जो, और 2 से 3 महीना में, तो आपको याद रखना है कि जब बच्चे का एज कितना हो, 2 से 3 महीना हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? किलकना यानी कूइंग बोला जाता है। ऑप्शन बी।